ये दिखाने कि उत्तर प्रदेश किस विकास की गति से, किस विकास के रास्ते पर जा रहा है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ चीजें हम लोगों की तरफ से भी जोड़ दी जाएं। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी विफल सरकार अगर कोई हुई है तो यही सरकार है। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और असुरक्षा का माहौल अगर किसी ने पैदा किया है तो यही सरकार है। ध्वस्त कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था, कृष्णा जी शांत, सामूहिक बलात्कार, आप भी, नफरत, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, विकास को रोकने वाली, महंगाई को चरम सीमा पर ले जाने वाली, नौजवानों के रोजगार की कोई योजना ठोस नहीं होना और कोई बड़ा निवेश अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया। और जब आप पूरा भाषण पढ़ते हैं और देखते हैं, इन तमाम समस्याओं का कोई समाधान भी उसमें दिखाई नहीं देता है। आज उत्तर प्रदेश अगर हम सही मायनों में देखें, नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देखें किस पैरामीटर पे हम कहां खड़े हैं। शिक्षा के सूचकांक में यूपी सबसे नीचे से चौथे स्थान पर है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये हमारे माननीय सदस्य के किसी के आंकड़े नहीं है। अध्यक्ष जी, ये नीति आयोग का आंकड़ा है कि शिक्षा के सूचकांक में सबसे नीचे से ऊपर 4वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगर हम स्वास्थ्य के सूचकांक में देखें तो सबसे नीचे वाले पायदान पर है। देश में गरीबी बढ़ाने वाले बड़े राज्यों में अगर कोई प्रदेश आ रहा है तो उत्तर प्रदेश आ रहा है। और केंद्र सरकार की रिपोर्ट में, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि मिड डे मील योजना में घोटालों में यूपी सबसे आगे। इनोवेशन के मामले में देश का 16वां राज्य यूपी। भूखमरी में देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। नीति आयोग। फेक इनकाउंटर के मामले में मानवाधिकार के सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी प्रदेश को मिले हैं तो माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश को मिले हैं। साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं से आ रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। महिला अपराध में कल भी कहा मैंने माननीय अध्यक्ष जी, और आज फिर कहता हूं मैं, ये आंकड़े विपक्ष के नहीं है, ये आंकड़े वो हैं जो डायल 100-112 या सरकार आंकड़े दिल्ली को भेजती है। एनसीआरबी के आंकड़े में अगर महिला अपराध में सबसे ज्यादा मामले देश में अगर कहीं आ रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। हत्या के केसों में अगर कोई है सबसे आगे तो उत्तर प्रदेश है। दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार में सबसे आगे अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। और हमने तो अध्यक्ष जी एक ऐसी घटना देखी जहां एक दलित नौजवान को बुलाया गया, पीटा गया, अपना पैर चटवाया किसी ने, उसका वीडियो चलाया और वीडियो वायरल किया गया। और पुलिस अभी भी हाथ पे हाथ रख करके कोई दोषी लोगों को पकड़ने वाली नहीं, अपराधियों को पकड़ नहीं रही। और वो नौजवान अभी भी घर में नहीं रह सकता। इतना आतंक है कि पहले तो पैर चटवाया, वीडियो बनाया, वीडियो को वायरल कर दिया और कहा कि अगर पुलिस में जाओगे तो जान से मार दिए जाओगे, ये धमकी दी। वो आज अपने गांव में नहीं रह पा रहा, घर में नहीं रह पा रहा है। SC/ST एक्ट के तहत मामलों में अगर कोई नंबर 1 है तो वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आर्थिक अपराध, ऐसे जब से बीजेपी की सरकार आई है, आर्थिक अपराधों में अगर सबसे आगे कोई दिखाई दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। अब इसी को अगर विकास मॉडल मानेंगे तो विकास मॉडल आखिरकार होगा क्या?
न केवल नीति आयोग के आंकड़े में, एनसीआरबी के डेटा में, बल्कि जो उत्तर प्रदेश का माहौल बनाया गया है, विकास नहीं, यहां सांप्रदायिकता को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर पुलिस पे कोई अंकुश नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधियों का दुख इस बार तो अभी समय लगेगा, लेकिन पिछली बार मैंने जनप्रतिनिधियों का दुख देखा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ सदन में इतनी बड़ी संख्या में कोई भी नहीं बैठा होगा। यह सरकार जनप्रतिनिधि नहीं चला रहे हैं, यह सरकार अधिकारी चला रहे हैं। और फिर अगर विकास मॉडल से आया था, जिसके आपको बड़े गुणगान दिखाई दे रहे हैं, उसकी मैं जानता हूं क्या स्थिति है, लेकिन आप भरोसा रखिए आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में आने नहीं देगा। आप विपक्ष, आप श्री अखिलेश जी हमारे बड़े अच्छे, आपको मैं पसंद करता हूं, लेकिन अध्यक्ष बोले हम आ पाए ना आ पाए, ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? लोक भवन में तो कमल खिल चुका है और वो कमल खिला रहे हैं। और देखिए माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है, तो अब पंचर को ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा। लोक भवन में हम लोग, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए, फोर लेन किसने बनाई बताइए? अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें, आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के, तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी क्या बात है? कोई बात है क्या? आप भी बैठिए प्लीज, आप भी बैठे, आप बैठिए, आप बैठिए। जवाब हो गया, उन्होंने दे दिया, आप बैठिए। आप हो गया जवाब, वो नहीं था है ना, माननीय अखिलेश जी ने दे दिया। आप बैठिए, आगे बातचीत चलने दीजिए, बैठिए। नहीं कड़वी बात अगर कहिए तो कड़वी बात सुनिए भी ना, दोनों बात। आपने भी कड़वी बात कही, उन्होंने सुनी, उन्होंने कड़वी बात की, आप सुनिए। बैठिए बैठिए मनीष जी, मनीष सिंह जी बैठिए, आप भी बैठे, सब लोग बैठे। अध्यक्ष जी, एक घंटे से अधिक माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन खड़े हैं, माननीय आप अनुमति दे चुके हैं, उसके बाद ये शोर शराबा ठीक नहीं है, ये उचित बात नहीं। अध्यक्ष जी, 1 घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा।
बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, तो ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। देखिए, हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं, या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास, आपने कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ढंग से की थी। आपके यहां के दूसरे नेता या जब माननीय उप मुख्यमंत्री का यहां पर भाषण संपन्न होता, उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे। लेकिन देखिए, मैं कल भी देख रहा था, कल माननीय वित्त मंत्री जी यहां पे जवाब देने के लिए खड़े हुए, उन पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आज फिर हम देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा? पूरे 1 घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, सहमत होना ना होना अपना विषय है, नहीं, सवाल दूसरा नहीं। देखिए, सवाल, देखिए, सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सफाई, देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है, देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि यह गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है। और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं, कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा। और मैं नम्रता से कहूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष को उनका सम्मान है, वे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं, और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा केवल सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करेगा तो दोनों का सम्मान बना रहेगा, और यह सम्मान दोनों का बना रहे। देखिए, सहमति और सहमति लोकतंत्र की ताकत है, या आवश्यक नहीं, हम ये नहीं कहते हमारी बात से सहमत हूं, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मेरी बारी आएगी, मैंने तो पूरे 1 घंटे तक आपकी बात को सुना, मेरी बारी जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात को यहां पे रखूंगा। मैंने आपके पूरे भाषण को इसलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहां पर हमारी बात को भी सुनेंगे। लेकिन एक सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री, जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है गलत हो रहा, देखिए, बहुत सारी चीजें अगर हम भी इस बात को कहते, बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हमने सुना।
भाई हमें जो स्वीकार करना हो वो स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे भी, लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है। और इस प्रकार की शब्दावली का और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना, ये चीजें बंद होनी चाहिए। अच्छा होगा कि कार्रवाई को दिखवा लूंगा। धन्यवाद। मैं कार्रवाई को अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जो बात अगर नेता सदन ने कहा कि कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज या वर्ड्स आए तो उनको निकाल दिया जाए, मैं भी सहमत हूं। लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय वही निवेदन ये भी है कि किसी को पर्सनल नहीं कहा जाना चाहिए। सैफई, आपको बहुत ज्यादा सैफई की जमीन बेच करके हम और आप लोग को जनता हमें मौका देती है अपना बजट खर्च करने के लिए, आपको और हमें मौका मिलता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि कोई भी किसी को सरकारी पैसे से होता है, तो मेरा यही निवेदन है नेता संघ से, बहुत अच्छी तरीके से इस तरह की बात नहीं आया कि जमीन बेच करके कर दिया जाए। माननीय केवल मैंने ये कहा था कि जो आपके जिले के लिए जो 4 लेन बनी थी वो किसने बनाई थी? माननीय उप मुख्यमंत्री जी। क्या बात है? माननीय ये देखिए फिर सब लोग जरा ध्यान से सुने, सब लोग बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में जो भी अनुपत्ति हो, मैंने कहा जो कुछ भी हो। अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में जब मैंने अपना भाषण कर रहा था उसमें नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर के क्या कहे, शोर शराबे में बात सुन नहीं पाया। लेकिन जो मेरे कहने का एकमात्र तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जनता ने आपको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को लगातार स्वीकार किया। आपको 2014 में नकारा, आपको 2017 में नकारा, आपको 2019 में नकारा, आपको 2022 में नकारा और आपको 2024 में भी नकारे। इसलिए ये कहना कि ये ठीक है, आपकी सरकार के समय कोई काम शुरू हुआ होगा, लेकिन हर चीज घोषणा मंत्री बनने से कोई काम पूरा नहीं होता है। आपके समय घोषणाएं इतनी हुई, शिलान्यास इतने हुए, योजनाओं को पूरे 5 साल में तो पूरा लगातार माननीय अध्यक्ष जी देखता रहता था कि हर दिन जब देखो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष का एक ट्वीट आता था कि ये योजना तो हमने शुरू की है। अरे भैया पूरी करके क्यों नहीं गए? अधूरी छोड़ करके क्यों गए? अगर अधूरी छोड़ करके गए तो उस पर अपना स्टिकर चस्पा करने के अवरोध से मुक्त हो जाइए। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता, मैंने यही कहा कि आप कोई एक ऐसा रोग हो गया है कि कोई योजना होगी उसमें समाजवादी पार्टी का स्टिकर चिपका दो। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय काम शुरू हुआ था। अरे आप अगर काम देखते, गरीबों का काम देखते, तो मैं समझता हूं कि आपको प्रशंसा के अलावा कोई दूसरा शब्द खोजने से नहीं मिलता। मैं तो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं ऐसे परिवार में पैदा होकर के मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य बनूंगा, लेकिन विधानसभा का भी बना, देश की संसद का भी सदस्य बना, विधान परिषद का भी सदस्य बना, लगातार दूसरी बार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बना। इससे आपको दर्द है, मैं जानता हूं कि केशव प्रसाद क्यों बन गए दोबारा वो उप मुख्यमंत्री। मैं जानता हूं आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के विरोधी हो, आपको ये स्वीकार ही नहीं। मैं अगर आप पिछड़ा इस भेद में नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस बात का दर्द है कि यह सारा का सारा जो आपने एक साम्राज्य स्थापित किया था, वह साम्राज्य जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। इसका दर्द है आपको, मैं जानता हूं। और आपके मैं दावे की ही चर्चा कर रहा था। यही तो माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कह रहा था कि 400 सीट का दावा मैं अपने एक ज्योतिषी मित्र से पूछ रहा था कि भाई ये 400 सीट का जो दावा है, जो 400 सीट का दावा है, इसमें क्या सच्चाई है? तो मुझे आश्चर्य यही लग रहा था कि यह क्या है। मतलब लगातार कई डिबेट में, कई इंटरव्यू में मैं आपके भाषण भी सुनता था, सभाओं में भी सुनता था, तो मुझे लग रहा था 400 का दावा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जमीनी हकीकत निश्चित तौर से मैं भी जानता हूं। मैं भी उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के बीच में हूं, जरूरतमंदों के बीच में हूं, दिन भर जनता से भी मिलता हूं, क्षेत्र में जाकर लोगों से भी मिलता हूं।
तो मुझे पता था कि समाजवादी पार्टी अभी सत्ता के इर्द गिर्द नहीं आएगी। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं इस सदन में कहूंगा तो वो दूसरे प्रकार की बात हो जाएगी। कैसे आपके नंबर इतने बढ़ गए? मेरा तो विश्वास था कि आप 47 का आंकड़ा नहीं पार करवाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता था कि आप 47 का आंकड़ा पार कर लिए, आप 100 से ज्यादा सीटें जीत लेकर के आ गए। वह ठीक है, जनता का जनादेश जहां तक पहुंचा है, आपको प्रतिपक्ष में रहने का मौका दिया है तो आप प्रतिपक्ष में रह करके, लेकिन कभी अगर एक बार गरीबों के बारे में अगर आप सोचते, मैं देख रहा था जोशी ने जो कहा है कि अभी श्री अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के 25 वर्ष तक सत्ता में आने का योग नहीं है। अब इसको मैं ये मेरे मित्र ने कहा है, आप कहेंगे उसका प्रमाण, इसका कोई प्रमाण नहीं। ज्योतिषी गणना के हिसाब से बता दिया, वो मैं आपको बता दे रहा। इसे अभी 25 साल तक उधर बैठने के लिए तैयार रहिए, उधर बैठने के लिए तैयार रहिए। मेरे लिए क्या कहा है? दूसरों का देखते रहे और अपना चुनाव हारे। बैठिए, अध्यक्ष जी, बैठिए, गुस्सा नहीं करिए। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी को कह रहा, मुझसे पूछे मेरे लिए क्या कहा। अरे आप नहीं चाहते थे केशव प्रसाद दोबारा उप मुख्यमंत्री बने, फिर उप मुख्यमंत्री बन करके बैठा हूं। मैं तो कह रहा था कि मैं सदस्य बन करके आऊंगा कि नहीं आऊंगा। आपको इसकी चिंता नहीं कि मैं वहां बैठ जाऊं, लेकिन आप चाहे जितना दूध में आप डालते हो नींबू, लेकिन हम दूध में चीनी डालते हैं, हम मीठा करते हैं, आप दूध को फाड़ने का काम करते हैं। सब एकजुट होकर के सरकार को चलाए। दोबारा सरकार बन करके आई है और दोबारा सरकार बन करके आई है, तो मैं यही कह रहा था माननीय अध्यक्ष जी कि आप अपनी तरफ बचा के रखना, इधर की चिंता मत करिए। इधर तो हम लोग रहेंगे क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में। अभी आप कई चीजें गरीबों की बात कर रहे थे। अब गरीब आदमी कोई जाति और धर्म और समुदाय से रिलेटेड नहीं होता। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। जिस गांव में अब नगर पंचायत बन गई है, जहां मैं रहता था, मेरा भी घर जहां था, कभी हम लोग कल्पना नहीं करते थे कोई हमारे घर में कोई शौचालय बन जाएगा, कभी कल्पना नहीं करते थे कि हमारे घर में भी बिजली लग जाएगी। मैं स्वयं संगठन का काम करता था, कभी सोचा नहीं था कि एक गैस का कनेक्शन मेरे घर में आ जाएगा। मैं दूसरों की बात नहीं करता, पूरा प्रदेश इसका साक्षी। लेकिन आज जब ये आंकड़ा देखता हूं कि 1 करोड़ 41 लाख गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन फ्री में पहुंचाने का काम सौभाग्य योजना के माध्यम से प्रदेश की सरकार ने कर दिया। आप उस गरीब का दर्द अपने सरकार के समय दूर नहीं किए। आपको गरीब की, पिछड़ों की, वंचितों की किसी की चिंता नहीं थी, हमारी सरकार को चिंता। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देख रहा था, आपके कार्यकाल में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद तत्काल योजना प्रारंभ कर दी थी, लेकिन आप तो 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। आप सोचते थे अगर प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा तो साइकिल पंचर हो जाएगी। मैं उस समय संसद में पहुंच गया था माननीय अध्यक्ष, और संसद में पहुंच करके मैं उस समय संयोग से मेरी पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया था 2016 में। मैं कहता था कि आप केंद्र सरकार की जो योजना है उस योजना को उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए आने दो, लेकिन हर काम में बैरियर लगा करके खड़ा करने का काम अगर किसी सरकार ने सबसे अधिक किया था तो मेरा भी जो अनुभव है 2012 से लेकर के 2022 तक का, तो श्री अखिलेश जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार की योजना यूपी में ना आने पाए, इसके लिए कदम कदम पर बाधा डालने का काम किया। और उसके कारण मैंने कहा आने देते तो प्रदेश का भला होता, प्रदेश के लोगों का भला होता। अगर नहीं आने दोगे तो इससे ज्यादा आपका नुकसान होगा, और जनता ने वही किया। उस समय जो आपके हालात हुए, आप 300 सीट जीतने का दावा कर रहे थे 2017 में, लेकिन आपकी नीतियां अगर सही होती, आपके कार्य अगर सही होते तो निश्चित तौर से आप फिर जीत करके आते, आप फिर यहां बैठते। लेकिन आपको जनता ने एक बार नहीं दूसरी बार नकार दिया, और दूसरी बार विधानसभा में नकारा और 2 बार लोकसभा में नकारा। कभी आप कांग्रेस के साथ गए तब भी आपको जनता ने नहीं स्वीकार किया, कभी आप बुआ जी से मिल गए तब भी आपको जनता ने स्वीकार नहीं किया। मेरा ये कहने का, मैं गरीबों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया, मैं अभी उज्ज्वला योजना की आप प्रशंसा कर रहे थे। अरे इस बात की प्रशंसा, ये कोई साधारण बात नहीं है कि 1 करोड़ 67 लाख गरीब माताओं बहनों के घर में गैस का कनेक्शन पहुंच गया, और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया गया, वो उनको गैस का कनेक्शन मिले